नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में एक बार सभी का स्वागत है। आज का हमारा जो विषय है वह है सामूहिक अवलोकन। हमने इसके पहले अवलोकन के प्रकारों के बारे में जो चर्चा की थी, उसके आगे तीसरा जो प्रकार है हमारा वह है सामूहिक अवलोकन। अर्थात क्या कि जब सामूहिक अवलोकन किसे किया जाता है कि जब अवलोकन कार्य किसी सामूहिक रूप से किया जाता है तो उसे सामूहिक अवलोकन कहा जाता है। ऐसा अवलोकन जिसमें एक व्यक्ति द्वारा अवलोकन कार्य न करके अनेक व्यक्तियों द्वारा सामूहिक रूप से अवलोकन कार्य किया जाता है, तो इसे ऐसे अवलोकन को सामूहिक अवलोकन या समूह अवलोकन किया जाता है और कहा जाता है। इसकी जो परिभाषा जो समाजशास्त्री हैं सिन पा यंग ने वो दी है। क्या दी है कि सामूहिक अवलोकन क्या है? एक नियंत्रित और अनियंत्रित अवलोकन का एक सम्मिश्रण है। इसमें अवलोकनकर्ताओं का जो समूह है वह एक पृथक पृथक रूप से किसी घटना, परिस्थिति या व्यवहार का अवलोकन करके तथ्यों का संकलन करता है और सामूहिक अवलोकन समूह द्वारा एकत्र किए गए तथ्यों का संकलन और निष्कर्ष एक केंद्रीय व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। अर्थात क्या कि एक टीम वर्क है। सामूहिक अवलोकन अर्थात मतलब एक टीम वर्क, मतलब एक टीम में किसी एक घटना पर जब अवलोकन किया जाएगा, उसका अध्ययन किया जाएगा, तब क्या करना होता है कि टीम वर्क में कार्य बांट दिया जाता है कि आपको इस घटना से संबंधित ये वाली जानकारी प्राप्त करनी है, दूसरे टीम को ये कार्य कर दिया जाता है कि आप इसके इस वाले पक्ष पर तथ्य एकत्रित कीजिए। ऐसे अलग अलग पक्ष और परिस्थितियों और व्यवहारों का तथ्यों का संकलन करके जो एक मुख्य व्यक्ति होता है उसको दिया जाता है और उन एकत्रित अलग अलग तथ्यों के आधार पर उसका निष्कर्ष निकाला जाता है। ठीक है, तो ये हो गया सामूहिक अवलोकन। हमारा जो अगला बिंदु है वो है अवलोकन के गुण अथवा महत्व। अर्थात अवलोकन जो पद्धति है वो क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण है और उसके क्या अच्छाइयाँ हैं, उसके हम विचार करेंगे। पहला है उसका बिंदु सरल। तथ्य संकलन की ये सबसे सरल विधि मानी गई है क्योंकि इसमें प्रशिक्षण की और अधिक धन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इसमें जैसा देखा और वैसा लिखा जाता है। दूसरा, ज्ञानेंद्रियों का अधिकतम उपयोग। इसमें क्या है कि चूंकि हम देख करके तथ्यों का संकलन कर रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं, तो ज़्यादातर हमारी जो उपयोग में आने वाली चीज़ें हैं वो केवल विवेक और सामने मतलब हमारी जो ज्ञान की इंद्रियां, देखने की जो क्षमता है, उसका अधिक उपयोग होता है। तीसरा है विश्वसनीयता। विश्वसनीयता इसलिए कि चूंकि हम सामने की परिस्थितियों को देख करके लिख रहे हैं तो उसको हम विश्वसनीय तथ्य जो संकलन होगा वो उसे हम विश्वसनीय मानेंगे। अगला जो बिंदु है वो है सत्यापन की सुविधा। तो सत्यापन की सुविधा इसलिए क्योंकि अवलोकित करके फिर तथ्यों का संकलन किया जा रहा है, तो इसमें जो निष्कर्ष निकलेंगे उसका हम सत्यापन कर सकेंगे। और जो अंतिम बिंदु है वो है अध्ययन की गहनता। अध्ययन की गहनता इसलिए क्योंकि अवलोकन पद्धति में बार बार उसका सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है, तो घटनाओं को गहनता हमें उसकी सूक्ष्मतर स्थिति हमें समझ में आती है, इसलिए ये सब अवलोकन के गुण कहलाते हैं। इसके विपरीत यदि हम अवलोकन के दोष की बात करें या अवलोकन की क्या सीमाएं हैं, तो उसमें सबसे पहला बिंदु आता है वो है सीमित क्षेत्र। चूँकि पहले भी हमारी कक्षा में हम बता चुके हैं कि अवलोकन जो है बार बार साक्षात्कार करने के जाने के लिए हम बड़े क्षेत्र में जाना संभव नहीं होता बार बार, इसलिए बहुत सीमित क्षेत्र में ही इसका कार्य किया जा सकता है। तो यह जो पद्धति है बहुत कम क्षेत्र में
उपयोग की जा सकती है, हर जगह जाया भी नहीं जा सकता अवलोकनकर्ता के द्वारा। तो इसलिए ये जो पद्धति है सीमित क्षेत्र के लिए ही उपयोगी है। दूसरा इसका बिंदु है पक्षपात की संभावना। पक्षपात की संभावना अर्थात क्या, कि पक्षपात इसमें इसलिए रहता है कि चूँकि अवलोकनकर्ता वहाँ पर स्वयं उपस्थित रहता है और ज़्यादातर उसके समूह में रहने के कारण भी कई बार पक्षपात की संभावना यहाँ पर बन जाती है। तीसरा इसका जो मुख्य बिंदु है वो है महंगी विधि, क्योंकि हम एक स्थान से दूसरे स्थान बार बार जाएंगे और अनेक स्थानों पर जाने के कारण व्यय भी अधिक होगा, इसलिए यह महंगी विधि है। चौथा, ज्ञानेंद्रियों का दोषपूर्ण उपयोग। ज्ञानेंद्रियों का दोषपूर्ण उपयोग अर्थात क्या, कि कभी कभी जो अवलोकन करता है वह कम महत्वपूर्ण लेकिन आकर्षक लगने वाले तथ्यों का तो अवलोकन कर लेता है और महत्वपूर्ण घटनाओं को छोड़ देता है। इसका अर्थ क्या, कि चूँकि अवलोकनकर्ता सामने रहता है तो कई बार क्या होता है कि जो चीज़ दिख रही है लेकिन वह वास्तविकता न देख करके जो ज़्यादा आकर्षित, मतलब जो उसके मन को अच्छी लग रही है, उन तथ्यों की ओर आकर्षित होने के कारण वो उन तथ्यों को एकत्रित कर लेता है और जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं कई बार वह संकलन के लिए रह जाते हैं। तो ये भी जो हमारे सामने समस्या है, ये इसकी सीमाएं हैं, दोष हैं अवगुण अवलोकन पद्धति के। तो आज हमने सामूहिक अवलोकन जो तीसरा प्रकार है अवलोकन पद्धति का, और उसके अवगुण और उसके गुणों की आज हमने यहाँ पे चर्चा की है। यहीं पर हमारा जो है अध्याय समाप्त होता है और इसके बाद में हमारी नेक्स्ट यूनिट प्रारंभ होगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।